IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 70 बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी क्लास 11 है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें चैप्टर नंबर 7 है, संघवाद क्या है, केंद्र राज्य के बीच क्या संबंध होता है, केंद्र राज्य के बीच कौन कौन से विवाद होते हैं, उन सबको यहाँ डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अध्याय 7 जो है आपका संघवाद। संघवाद किसे कहते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होता है, हमें इसके बारे में इसमें जानना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और केंद्र राज्य जो विवाद होते हैं, इनके से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब इसमें हम क्या क्या जानेंगे कि संघवाद क्या होता है, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या होते हैं, केंद्र और राज्यों के संबंध से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन मेंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और विशेष किस्म की जो है बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या हैं, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है और संघवाद ये उसी का परिचायक है। ठीक है, ये हमारे जो है 1947 में कौन कौन से राज्य थे, ये उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा राजपूताना था, ये पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये आपका संयुक्त प्रांत था, ये बिहार था आपका। ठीक है, और ये आपका जो है मध्य प्रांत था, तो बिहार ये पूरा ले करके था। ठीक है, ये आपका उड़ीसा था, हैदराबाद, ये आपका गुजरात यहाँ से था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका पूरा बॉम्बे था, ये मैसूर था, ये मद्रास, ये त्रावणकोर, केरल को त्रावणकोर कहते थे उस समय। तो ये अपने जो राज्य थे उस समय, ये उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये मैप जो है राजनीतिक मैप है भारत का, ये आज का मैप है जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी हैं, उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो एक आज़ादी के समय का और एक आज वर्तमान को यहाँ पर एक साथ दिखाया गया है। यहाँ पर एक तुलना की गई है वेस्ट इंडीज के संघवाद से, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें उसको बारे में कुछ देखना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे संघवाद क्या है, संघवाद क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सोवियत संघ, जिसे हम आज पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, रूस कहते हैं, वो पहले सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद अनेक स्वतंत्र देशों में ये बट गया। इनमें से कुछ ने मिल करके एक स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल बना लिया। तो सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था, 1989 में हुआ था। ठीक है, जब इसी के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ था और जो है सोवियत जो संघ था उसका विघटन हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। यही दो कारण थे जिनके कारण जो है वो जो छोटे छोटे राज्य थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। तो भाषा के आधार पर भी वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध था, इसलिए जो है वो भी जो है उज्बेकिस्तान भी जो है भाषा के आधार पर मेल नहीं खा रहा था, वो भी हट गया। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया, जो यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं थी कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 7 दशकों के वह अपना अखंड और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। मतलब बहुत सारे देश का विभाजन हो गया है, लेकिन आज भी हम जो है अपनी अखंडता और अपने जो है एकता को बनाए हुए, स्वतंत्रता को बनाए हुए हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है। तो हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हमारे यहाँ राज्यों आपस में अलग हो ही नहीं सकते हैं। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वह सभी संघीय राज्य हैं, पर वह एकजुट न रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो याद रखना उन देशों में जिन देशों में विभाजन हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ की संघीय व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा संविधान की संघीय व्यवस्था अच्छी है। और हमारे संविधान को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने संघीय व्यवस्था को बहुत मजबूत किया, जिसमें राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। आगे लिखा है, भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक
विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं। ठीक है, इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम एक देश में रह रहे हैं, एक जमीन पर रह रहे हैं और हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देते हैं कि हमारा भारत एकता में विविधता रखता है या विविधता में एकता रखता है। तो हमारा देश विविधता है, पूर्ण है, और लेकिन सब लोग एक साथ हैं, इसलिए उसको कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था में से कोई कठोर जो है प्रावधान यहाँ पर नहीं है। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। तो संघीय राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले अमेरिका से हुई, लेकिन जर्मनी और भारतीय संघवाद क्या है? बिल्कुल अलग है। और हमने जो संघवाद अपनाया है वो कनाडा से अपनाया है। ठीक है, फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार आवश्यक हैं, इसको हमें समझना होगा। तो संघवाद की मूल विचार क्या है ये हम जानते हैं। लिखा है, निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। उनमें से एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की होती है। तो जब हम राज्य स्तर के और केंद्र स्तर के शासन व्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है, आगे लिखा है, इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। ठीक है, तो याद रखना कुछ देशों में दोहरी पहचान है और निष्ठाएं हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है, ये भी हमारे यहाँ देश में है। तो हमारे देश में दो तरह की पहचान है। आप या तो एक बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले, पंजाब के रहने वाले हैं, एक देश के रहने वाले हैं। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। ठीक है, तो याद रखना जब हम दोहरे शासन की व्यवस्था की बात करते हैं, केंद्र और राज्य की बात करते हैं, तो लिखित संविधान होना भी क्या है? जरूरी है। उसमें स्पष्ट चीजें दे दी जाती है कि किसका कितना अधिकार है, कौन सा अधिकार किसको दिया गया है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी होता है। ठीक है, तो संविधान सर्वोच्च रहेगा, लेकिन दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य, दोनों के लिए शक्तियों का स्रोत भी कौन होगा? संविधान होगा, और संविधान से दोनों को शक्तियां मिलती हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। ठीक है, तो याद रखना मुद्रा का निर्गमन करना, मुद्रा जारी करना, ये किसका काम होता है? या फिर देश की रक्षा करना, ये काम किसका होता है? केंद्र सरकार का। क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं। तो जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय महत्व के मुद्दे होते हैं, उस पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है और उनको जवाब देना जरूरी होता है। ठीक है, आगे लिखा है, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो न्यायपालिका ही ऐसी है जो अपने मूल अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम करती है, जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है कानून को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, तो उसको जो विवाद को सुलझाने का काम न्यायपालिका का है। इस चीजों को हमें यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, आगे लिखा है, संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीतिक, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की जो है वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। ठीक है, तो याद रखना अगर विश्वास है, सहयोग, सम्मान सब कुछ है तो संघवाद की जो है कामकाज आसानी से चलेगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो विवाद हो जाएगा। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी
या तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा भी बहुत जरूरी होती है जो संविधान को ठीक से चला सके। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयां या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं, नौबत गृहयुद्ध तक आ सकती है और बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा भी है। तो अगर याद रखना, केंद्र और राज्य के बीच अगर टकराव होता है किसी तरह का, अगर उनके जो है चीज़ों को नहीं माना जाता है तो गृहयुद्ध होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और ऐसा कई देशों में हुआ है। अभी तक हमारे देश में ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। ठीक है, आगे लिखा है, ये आपका नाइजीरिया के संविधान संघवाद को दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखा है भारतीय संविधान में संघवाद। अब हमारे संविधान में संघवाद कैसे आया इसको हम देखना है। और संघवाद का मतलब यहाँ होगा केंद्र राज्य के बीच जो संबंध होता है उसी संघवाद कहते हैं और यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा। ठीक है, जिससे टकराव ना हो। तो इसीलिए हमारे संविधान में जो है क्या किया गया है, हमारे संविधान में 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कि जिससे किसी के बीच में कोई टकराव ना होने पाए। उन्हें यह भी भान था मतलब उनके मन में यह विचार था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं, इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता भी है। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना भी अपरिहार्य था। ठीक है, अब है आगे, प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई थी, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया था कि जो क्षेत्रीय सरकारें, राज्य सरकारें हैं, उन्हें ज़्यादा पावर दिया जाए। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। तो जब देश का विभाजन हो गया तब हमने जो है अलग से निर्णय लिया कि केंद्र राज्य की भी शक्तियों का अलग से बंटवारा हो और उनमें आपस में एकता बनी रहे। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। ठीक है, तो हमारे जो सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्य के बीच जो सहयोग होगा वो कैसा होगा, वो सहयोग पर आधारित होगा। केंद्र हमेशा राज्यों की मदद करेगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर भी बल देता है। तो हमारा संविधान जो है विविधताओं को मान्यता देने के साथ साथ एकता पर भी बल देता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा देश क्या है, विविधता जो है विविधता में एकता रखता है। ठीक है, आगे लिखा है, मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारा देश याद रखना यूनियन है और संघ की जो इंग्लिश होती है, संघ की इंग्लिश 2 होती है। संघ की इंग्लिश फेडरेशन भी होती है और संघ की इंग्लिश यूनियन भी होती है। लेकिन याद रखना, जो फेडरेशन राज्य होते हैं, देश होते हैं, उनमें राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है, लेकिन जो यूनियन होते हैं वो राज्यों से मिल के संघ बनता है। इसलिए जो है उनको भारत से अलग मतलब उस देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। और हमारा देश यूनियन है, इसीलिए हमारे देश में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए संघ शब्द का ही प्रयोग होता है, मैंने अभी आपको बताया, वो यहाँ चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। तो आर्टिकल 1 पे साफ साफ क्या कहा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आर्टिकल 1 पे साफ साफ ये बात कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया। तो हमारे संविधान में हमारे देश का 2 नाम मिलता है। आर्टिकल 1 में भारत और इंडिया, राज्यों का संघ होगा अर्थात यूनियन होगा। ठीक है, तो राज्यों का संघ का मतलब यही है कि राज्य मिलकर के संघ का निर्माण किए हैं और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ये बात कही थी जब इस पर डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, तो याद रखना हमारा जो देश है वो यूनियन है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आगे लिखा उसी में दूसरा पॉइंट है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र
वह होंगे जो पहली अनुसूची में जो है दिए गए हैं, वही उसमें हिस्से में शामिल रहेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो हमारा देश यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि संघ का दो अर्थ होता है इंग्लिश में, फेडरेशन भी और यूनियन भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन क्या होता है? तो हमारे देश में शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो उसी के बारे में डिटेल में दिया गया है। लिखा है भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, तो जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकारें कहते हैं। तो दो तरह का सरकारें हो गई हमारे यहाँ। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। मतलब केंद्र सरकार के कार्य अलग हैं और राज्य सरकारों के कार्य अलग हैं। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और कौन सी राज्यों के पास हैं, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। ये भी याद रखना, जब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को लेकर के जकड़ कोई भी विवाद होता है तो न्यायपालिका ही संवैधानिक प्रावधानों के तहत उसका जो है उपचार करेगी। संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन कौन सी शक्तियां जो है केवल राज्यों को प्राप्त होंगी। ठीक है, तो आगे इसी को चार्ट में भी दिखाया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी थी। राज्यों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं पर आय के साधन कम है। याद रखना, राज्यों के पास उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा है, काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास संसाधन आय के बहुत कम है, तो केंद्र पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप यह देख सकते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन यहाँ पे साफ साफ किया गया। यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो याद रखना, भारत के संविधान में एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची पे कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची पे कानून राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से विषय हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? पहला रक्षा, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार और मुद्रा। ये सब काम किसके पास है? ये केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास काम क्या है? कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्यिक व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। ठीक है, ये सब इनके पास है। समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा पे दोनों कानून बना सकते हैं। कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण पे वन दोनों के अधिकार में है। मजदूर संघ, सामानों में मिलावट और जो है गोद लेना और उत्तरदायित्व, ये क्या है? ये दोनों का अधिकार है, दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें यहाँ समझना है, इसको याद करना पड़ता है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आया था कि वन किस विषय का जो है तो वन जो है केंद्र और राज्य दोनों का है। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि इस विषय पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। यहाँ जो है राज्यों को अधिकार दिया गया है और यहाँ केंद्र राज्य दोनों को अधिकार दिया गया है कानून बनाने का। ठीक है, एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहते किसको हैं? तो अवशिष्ट शक्ति उसे कहते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। देखो साफ साफ लिखा है, इनमें वे सभी मामले आते हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है। मतलब जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं और ये हमेशा केंद्र सरकार के पास रहेंगी, राज्य सरकार के पास नहीं रहती हैं। इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है, राज्य के पास अधिकार नहीं है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जैसे अंतरिक्ष, जैसे आपका स्पेस। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक तरह का या साइबर कानून, ये सब क्या है? ये सब केवल केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य से अधीन नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। तो केंद्र सरकार का जो है सशक्त होना बहुत जरूरी है, तभी जो है देश अच्छे से चल भी सकता है। लेकिन राज्यों को मनमाना काम नहीं करने देना है, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, लिखा है सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद क्या है? तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। भारत एक
महाद्वीप की तरह विशाल और अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा हुआ है। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी हैं। ठीक है, संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, जो तमाम विविधताएं हैं सबको समेट ले। पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे। तो केंद्र शक्तिशाली बनाना चाहते थे केंद्र सरकार को, जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश में न तो केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से अधिक देसी रियासतें भी थीं, जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना जरूरी था। इसीलिए हमने एक जो है शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना का विचार रखा हमारे संविधान निर्माताओं ने। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं टी कृष्णामाचारी संविधान सभा में वाद विवाद के समय ये बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूं कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर हो रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य, चाहे वह एकात्मक हो या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का ही हो गया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, जिससे जो है चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं। आगे लिखा है, देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो सके। ठीक है, गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। तो यही सब कारण हैं, इन्हीं कारणों की वजह से केंद्र को काफी सशक्त बनाया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। अब इस पर देखते हैं। लिखा है, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद नियंत्रण है। तो संसद का ही नियंत्रण है कि किसी राज्य के अस्तित्व के लिए और उसकी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यही क्वेश्चन आईएएस में और पीसीएस पूछा गया था कि ये किस आर्टिकल में कहा गया। तो आर्टिकल 3 में कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना, यह संसद को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 3 में संविधान में कि वह किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक नया राज्य निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। मतलब यह हुआ कि राज्य का विधानमंडल विचार इस पर पहले करेगा, तभी हम जो है संसद उस पर काम कुछ कर सकती है। तो एक मौका राज्यों को भी यहाँ दिया गया है। दूसरा, संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। जो आपातकाल है, ये भी एक तरह का साधन है केंद्र को मजबूत करने का। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं और संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो जब आपातकाल लागू होगा तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्यों के जो है विषय पर भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट है आपका, सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य के अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। तो राज्य जो है वो केंद्र पर आश्रित होते हैं अनुदान के रूप में और वित्तीय सहायता उनको मिलती रहती है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया गया। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमटती गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया
अपनाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी आरोप लगातार लगता रहता है। आगे लिखा है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। ये भी एक पावर है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, आर्टिकल 200 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास भी विधेयक भेज सकता है राज्यपाल। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसी विधेयकों की परीक्षा उन पर जो है निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना भी आवश्यक है। ठीक है, अगर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहता है तो आपको राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का सदन है। संविधान में साफ साफ कहा गया कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है 257 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाएगा कि केंद्र की राज्यपालिका की शक्ति में कोई प्रॉब्लम न लाया जाए या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ बता ही दिया गया है कि किसकी पावर ज़्यादा होगी, तो केंद्र सरकार की पावर ज़्यादा होगी और राज्य सरकारों की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है, आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। याद रखना, जो अखिल भारतीय सेवाएं वो 3 होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होते हैं। तो ये तीनों जो पदाधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये सर्विस कहाँ करते हैं, राज्यों में करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के न्यायाधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है और न ही सेवा से उन्हें हटा सकता है। तो आईएएस आईपीएस को केवल जो ट्रांसफर कर सकते हैं, सेवा से उनको जो है नहीं हटा सकते हैं। उनकी जो है ये सब काम कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही रहते हैं, ये भी आपको याद रखना। इसीलिए जो है केंद्र सरकार काफी क्या है, मजबूत है प्रशासनिक स्तर पे भी। ठीक है, आगे लिखा है, संविधान के 2 अन्य अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए जो है किसी भी कार्य को कानूनन जायज दे सके। मतलब अगर कहीं पर अनुच्छेद 33 और 34 ये कहता है कि केंद्र सरकार को पावर देता है कि अगर कहीं मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो जो है केंद्र सरकार वहाँ पर सैनिक शासन लागू कर सकती है और उसके लिए भी जो है राज्य के पास कोई जो है पावर नहीं रहेगी। इसी के अंतर्गत सशक्त बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। इससे कभी कभी जनता और सशक्त बलों में आपसी तनाव भी होता रहता है, क्योंकि जब ये सेनाओं को ये अधिनियम के तहत पावर दिया गया तो सेना जो है अगर किसी को शक हो जाता है तो उसी घर की तलाशी भी ले सकती है और उसे जो जेल भी भेज सकती है, बंद भी कर सकती है। ये भी उसको पावर दिया गया बिना अनुमति के। ठीक है, अब आते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव कहाँ कहाँ होता है, इसको हमें समझना है। तो लिखा है, पिछले पृष्ठों पे हमने पढ़ा है कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की हैं। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज़्यादा शक्ति देता है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा ज़्यादा शक्तियाँ और भूमिका की मांग उठाई जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसी कारण राज्य ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं। इसलिए राज्य देखा होगा अक्सर ज़्यादा शक्तियों की मांग करते हैं कि हमें केंद्र से ज़्यादा पावर दिया जाए।
समय समय पर राज्यों से ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग होती रहती है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। तो याद रखना, जब कभी राज्य ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं तभी केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है, लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। ये भी बहुत जरूरी है, इसको चीज़ को हमें समझना होगा कि केंद्र और राज्य के भी विवाद होता है तो न्यायपालिका ही उसके निपटाने का काम करती है। अब यहाँ लिखा है केंद्र राज्य संबंध क्या है। संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। इस पर ईंट गारा सूखी चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकताओं द्वारा होता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। 1950 तथा 60 के दशक के आरंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य बने रहे, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी थी। लेकिन जब केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकारें होने लगी तभी विवाद खड़ा हो गया। राज्यों को आशा थी कि वो केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदान से विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफ़ी आशा बंधी हुई थी। लेकिन समय बदलता गया तो 1960 के बाद क्या हुआ, अब उसको देखते हैं। लिखा है 1960 के दशक के बीच कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। इससे राज्यों की ओर ज़्यादा शक्ति और स्वतंत्रता देने की मांग उठने लगी, बढ़ोतरी होने लगी। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल की सत्ता में थे, तो केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार होगी तो विवाद होना तय है। अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही, क्योंकि दोनों में तालमेल बैठा पाना आसान नहीं होगा अब, क्योंकि विचारधारा अलग अलग है। इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर के वाद विवाद छिड़ गया। आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कुछ खत्म हो गया और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा और विविधता का आदर हुआ और एक मझे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। इस तरफ दूसरे दौर में स्वतंत्रता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्मी गर्म हो गया। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला बहुत ज़्यादा विवाद के रूप में खड़ा हो गया, क्योंकि केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकारें हो गई। कांग्रेस का जब वर्चस्व धीरे धीरे राज्यों में समाप्त होने लगा, केंद्र में समाप्त होने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, संघवाद की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ती चली गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। तो राज्यपाल की क्या भूमिका होती है और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत कैसे लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ही राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों में करती है और राज्य में अगर मान लो किसी दूसरी विचारधारा की सरकार है तो विवाद होना तय है। ठीक है, राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकारों के कार्यों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। मान लीजिए अगर कहीं भी अलग विचारधारा की सरकार है तो अगर वहाँ राज्यपाल हस्तक्षेप ज़्यादा करते हैं तो ये मामला हमेशा उठता रहता है। जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। जैसे आजकल देखा होगा पश्चिम बंगाल में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग को सहकारिय आयोग के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र राज्य संबंध को अच्छा बनाने के लिए सहकारिय आयोग बनाया गया था। इसका काम क्या था कि इसको बहुत अच्छे से करना कि जिससे केंद्र राज्य की विवाद न रह जाए। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश किया कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर ही जानी चाहिए। ठीक है, अगर राज्यपाल निष्पक्ष रहेगा तभी केंद्र राज्य बीच विवाद नहीं हो पाएगा। एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है।
इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू किया जाता है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तब जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और इसमें भी राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। लिखा है आगे जो है परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर क्या करती है? कब्जा कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। तो राज्यपाल अनुशंसा कर देता है, इससे उसकी भूमिका बढ़ जाती है। इससे अनेक विवाद पैदा हुए हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसा कई बार ऐसा भी हुआ है। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की जो है परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जब कोई राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो न्यायालय जो है इसको देख रेख करता है। आगे लिखा है 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया, लेकिन 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग कर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अथवा जो है उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दलीय जो है गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका गया। तो जब कांग्रेस का शासन संघ जो है कहा था केंद्र में और राज्यों में अलग अलग सरकारें बनी, तो कई बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा करके सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे लिखा है नवीन राज्यों की मांग। तो हमारे देश में नए राज्यों की भी मांग हो रही है, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो लिखा है हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर के भी तनाव रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर अधिक एकता को भी जन्म दिया। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया था कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। तभी हमारे यहाँ भाषा के आधार पर राज्य का गठन होता है। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख भाषाई समुदाय के लिए भाषा के आधार पर राज्य गठन की बात की सिफारिश किया। तो 1953 में फजल अली आयोग जो था उसी को राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं और उसी के कहने पर भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाने लगा। ये बात याद रखना है, कई क्वेश्चन बारी पूछा भी गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कार्टून दिखाया गया है। यहाँ पर जो है आपके केंद्र सरकार का नेतृत्व यहाँ पे जो है हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अलग अलग बिहारी, यहाँ पर अलग असमिया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, अलग अलग जो है आप देख सकते हैं नेता लोग अलग अलग राज्य की मांग करना क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं कि हमें अलग अलग राज्य चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल परेशान हो गया है। तो केंद्र सरकार इस मामले में भी कभी कभी क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है जब राज्यों की मांग होने लगती है। आगे लिखा है 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो हमारे यहाँ आज भी राज्यों के जो गठन होता है वो भाषा के आधार पर होता है। आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र गठन हुआ भाषा के आधार पर, गुजराती और मराठी आधार पर। 1966 में पंजाब हरियाणा को अलग अलग राज्य बनाया गया। तो हरियाणा में हिंदी बोलते तो हरियाणा हो गया और पंजाब में पंजाबी बोलते तो वो अलग कर दिया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। तो इन सबका भाषा के आधार पर ही क्या हो गया, जन्म हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है एक नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक जो है प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। तो याद रखना जो आपका है मध्य प्रदेश, इससे काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और जो बिहार से किसको
झारखंड को अलग किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए किसको किया गया, क्योंकि बड़ा स्टेट थे। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य गठन किया गया। कुछ और क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी नए राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ, ठीक है, बिहार में मिथिलांचल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका गोरखालैंड। ऐसे बहुत सारे राज्यों की मांग लगातार चल रही है। अब बात करेंगे अंतर्राज्यीय विवाद। कुछ राज्यों के भी विवाद है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है, जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका जो है पंच की भूमिका निभाती है, मतलब एक पंच मतलब पंचायत की भूमिका निभाती है दोनों में। लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता है, इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं। अतः इसका सर्वोच्च समाधान केवल विचार विमर्श और जो है पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। तो अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए हमें कानूनी नहीं बल्कि जो है विचार विमर्श की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे लिखा है, आमतौर पर 2 प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इनमें एक है सीमा विवाद। अक्सर सीमा विवाद भी देखने को मिलता है। राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यदि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर ही नहीं सुलझाया जा सकता है। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगांव को लेकर के है। तो बेलगांव याद रखना, ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में बेलगांव है कर्नाटक में, लेकिन महाराष्ट्र जो है लगातार मांग कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना दोनों के बीच में क्या है, विवाद है। इसको लेकर के, किसको लेकर, बेलगांव को लेकर। बेलगांव एक क्षेत्र है, मतलब जिला है, और उसको लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर के बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। तो जब चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा अलग अलग हुए तो दोनों चाहते थे कि चंडीगढ़ हमारा रहे। इसलिए देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी कि इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित कर दिया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। उनकी सहमति बनी थी, लेकिन आज दोनों की राजधानी बनी हुई है ये, क्योंकि दोनों ने चंडीगढ़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है। तो हमारे यहाँ नदियों को लेकर के भी विवाद होता है 2 राज्यों के बीच में। जैसे आगे लिखा है, क्योंकि यह विवाद राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। तो याद रखना, जैसे आपका ये आपका जो है भारत, दक्षिण भारत है, तो यहाँ पर नदी निकलती है कावेरी कर्नाटक से और तमिलनाडु बहती है। तो जल को लेकर के दोनों राज्यों में विवाद है, ठीक है। तो नदियों को लेकर भी 2 राज्यों में विवाद होता रहता है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण जो है, फिर भी यह दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है। तो याद रखना, नर्मदा नदी को लेकर के भी 3 राज्यों के बीच विवाद है, ठीक है। नदियां हमारे प्रमुख संसाधन हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो है जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग की भावना की परीक्षा की जाती है। ये भी बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच विवाद बना रहे, मतलब विवाद सुलझा लिया जाए, बना ना रहे, ठीक है। आगे लिखा है, विशिष्ट प्रावधान। हमारे देश के कुछ राज्यों को कुछ विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इनमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो हमारे राज्यों के आकार अलग अलग हैं, जनसंख्या अलग अलग है, इसलिए राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व भी अलग अलग है। जहाँ छोटे से छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है, वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। जैसे उत्तर प्रदेश को 31 है, तो आपका त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 है, ठीक है। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त
शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। तो हमारे संविधान में कुछ अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, कुछ अलग राज्यों को अलग व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 371 के तहत। ठीक है, लिखा है आगे, ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों असम, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए है, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातियां बहुल जनसंख्या निवास करती है। तो जहां बहुत ज़्यादा जनजातियां निवास करती हैं तो उनके राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यहाँ के निवासी अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अनुच्छेद 371 में ये कहा गया, तो 371 में जो है कुछ अलग प्रावधान किया गया है। बहरहाल ये प्रावधान इन क्षेत्र के कुछ भागों में ही अलगाववाद और सशक्त विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हुए हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी दिया गया है। इन राज्यों को भी विशेष प्रावधान 371 में दिया गया है, जहाँ पे खास करके जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो विशेष दर्जे वाला अन्य राज्य जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 था। जम्मू कश्मीर बड़े रजवाड़ों में से एक था, जिसके पास भारत या पाकिस्तान से जुड़ने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प था। ये हमें अंग्रेजों ने उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों ने विकल्प जम्मू कश्मीर को दे रखा था, या तो पाकिस्तान में या तो भारत में स्वतंत्र रहे। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपनी ओर से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जो कबीलाई घुसपैठ किया, जो वहाँ के कबीले थे उनके साथ मिलकर घुसपैठ कर दिया। इसने महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद करने के लिए मजबूर कर दिया और वह भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए। तो अगर आक्रमण न किया होता तो सम्मिलित नहीं होते। पश्चिमी और पूर्वी भागों के कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में मिल गए, परंतु जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत संविधान द्वारा उसे बहुत अधिक स्वायत्तता दी गई। तो जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दी गई और 370 के अनुसार संघ और समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती थी। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान दे दिया गया। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न था। दूसरे राज्यों के मामले में शक्तियों का बंटवारा जैसा कि केंद्र 3 सूचियों में किया गया था स्वतः लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार के पास मात्र सीमित शक्तियां थीं और संघ सूची और समवर्ती सूची में दी गई अन्य शक्तियों को केवल राज्य की सहमति से ही उपयोग में लाया जा सकता था। ठीक है, अगर राज्य अनुमति देगा तभी केंद्र और समवर्ती सूची के नियम लागू होंगे, अन्यथा लागू नहीं होते थे। इसने जम्मू कश्मीर राज्य को और अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी। ठीक है, इसलिए वहाँ टूरिज्म करें, वहाँ टूरिज्म तो फेल हो गया, लेकिन वहाँ पे टेरिस्ट ज़्यादा बढ़ गए। आगे लिखा, पहले एक संवैधानिक प्रावधान था जो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से स्पष्ट करने की अनुमति देता था कि राज्य पर संघ सूची के कौन से भाग लागू होने चाहिए। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से 2 संवैधानिक आदेश जारी किए, जिसमें संविधान के बड़े हिस्से को राज्य में लागू किया गया था। परिणाम स्वरूप यद्यपि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और झंडा था, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया। अन्य राज्यों और जम्मू कश्मीर में शेष विभिन्नताएं यह थीं कि जम्मू कश्मीर में राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती थी। मतलब जब तक वहाँ की विधानसभा नहीं कहेगी, वहाँ आपातकाल घोषित नहीं होगा। केंद्र सरकार राज्य की वित्तीय आपातकाल नहीं लगा सकती थी, वित्तीय आपातकाल वहाँ लागू नहीं हो सकता था, और जम्मू कश्मीर में नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं होते थे क्योंकि 370 वहाँ था। भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से ही लागू किए जा सकते थे, अन्यथा नहीं। लेकिन वर्तमान में 370 के अंतर्गत दिया गया विशेष दर्जा अस्तित्व में नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। नई व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गई है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आज स्वायत्त नहीं है और वहाँ पर बहुत 370 हटा दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, जो आज भी जारी है। हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है, संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति है जहाँ प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वह सभी रंग मिलकर के एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है। कोई भी कानूनी या संस्थानिक फार्मूला
संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता है। इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता और सहयोग की भावना पर आधारित कुछ गुणों, मूल्यों और संस्कृति का विकास करना चाहिए। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी बाध्यता एकता वास्तव में और ज़्यादा सामाजिक संघर्ष और अलगाव को जन्म देती है, जो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। विभिन्नताओं और स्वतंत्रता की मांगों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था की सहयोगी संघवाद एकमात्र आधार हो सकता है, जिससे हमारी व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, ठीक है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम अलग से आप लोगों को करा ही रहे हैं, उसको हम आप लोगों को करा देंगे, ठीक है।